नमस्कार दोस्तों। तो ईगोस टीमएच को इंडियन फुटबॉल टीम की कोचिंग की पोजीशन से सैक करने के बाद भाई हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने ना नए कोच की तलाश शुरू कर दी है। खैर ये तो आपको वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर भी समझ आ गया होगा कि भाई किस बारे में बात अब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि भाई अगर रिपोर्ट्स के ऊपर एक बार नजर डालें ना तो अब तक कम से कम 250 से भी ज्यादा कोचेस यानी 250 प्लस कोचेस ने अभी तक अप्लाई कर चुके हैं इंडियन फुटबॉल टीम की कोचिंग पोजीशन को लेकर। हैरानी वाली बात यह है क्योंकि भाई देखो परसों भी न्यूज़ आई थी कि एटलीस्ट 214 कोचेस अप्लाई कर चुके हैं, तो 2 दिन के अंदर अंदर ये 250 प्लस हो गया होगा आराम से। और अभी 3 तारीख तक का टाइम है, यानी 5-6 दिन का समय अभी हो रहा है। तो इतने में भाई कोई हैरान होने वाली बात नहीं होगी कि ये जो नंबर्स हैं ये 250 से 300 350 भी चले जाएं, क्योंकि भाई यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि हमारे एक्स कोच ईगोस टीमएच ने भैया बोला ये था सैक होने के बाद कोई भी कोच इस पोजीशन को नहीं लेना चाहेगा। लेकिन हुआ क्या बदले में, भाई 250 से भी ज्यादा कोचेस अप्लाई कर चुके हैं और अभी ये नंबर 300 350 भी जाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया जितनी भी एक्स से रिलेटेड चीजें होती है ना, आप चाहे वो एक्स कोच हो या फिर एक्स गर्लफ्रेंड हो, भाई इनकी बातें कभी भी नहीं माननी चाहिए। क्योंकि भाई देखो वीडियो के अंदर ना अब हम उन कोचेस के बारे में बात करेंगे कि भाई देखो मतलब जैसे जितने भी अभी ये 250 कोचेस ने अप्लाई किया है ना, इनमें से कुछ वो बड़े नाम और कुछ ऐसे एक्साइटिंग नाम जिनको फैंस चाहते हैं कि भैया अगर कोच बनाना है तो हम इनके ऊपर एक ट्रायल लेके देख सकते हैं। तो अभी तक भाई जितने भी कोचेस के नाम सामने आए हैं ना, मैं उनके बारे में ही बात करूंगा। थोड़े से सरप्राइज नाम भी हैं यहाँ पर, उनके ऊपर बात करेंगे। कुछ 5-6 कोचेस के ऊपर बात करेंगे और फिर देखते हैं कि भाई इनमें से कौन सा कोच ऐसा है जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के साथ परफेक्ट रहेगा और हमारी इस इंडियन फुटबॉल टीम को जो भी रैंकिंग्स के मामले में भैया डूबती जा रही है उसको वहां से बाहर निकाल कर लेकर आएगा। खैर आप कोचेस के ऊपर चलते हैं और भाई यहाँ पर जिस कोच के बारे में मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ, जिनका थोड़ा सा सरप्राइजिंगली नाम सामने आया है, तो भाई यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जॉन कार्वर की। अगर जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई, मैं बता देता हूँ। जॉन कार्वर भाई अभी करंटली स्कॉटलैंड की फुटबॉल टीम के असिस्टेंट मैनेजर हैं स्टीव क्लार्क। जो स्कॉटलैंड के फुटबॉल मैनेजर है ना, उनके साथ अभी एज अ असिस्टेंट काम कर रहे हैं और स्टीवी क्लार्क के साथ ही बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2019 से मान सकते हो स्कॉटलैंड की टीम के साथ हैं ये, 2019-20 से। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीवी क्लार्क के साथ इससे पहले भी ये कई क्लब्स के अंदर काम कर चुके हैं। अब ये दोनों स्कॉटलैंड की टीम को संभाल रहे हैं। खैर हालांकि यूरोस 2024 में स्कॉटलैंड की टीम का कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई है, लेकिन इसके अलावा स्कॉटलैंड की टीम के अंदर हमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और मोस्टली जॉन कार्वर की अगर मैं बात करूं ना, तो ये हर जितने भी क्लब्स के साथ जुड़े हैं, जितनी भी टीम्स के साथ जुड़े हैं, वहां पर या तो ये केयर टेकर मैनेजर रहे हैं या फिर ये असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं। कभी भी एज ए फुल प्रोफाइल मैनेजर इन्होंने काम नहीं किया है, सिवाय न्यूकैसल यूनाइटेड की टीम के साथ। इंग्लिश कोच हैं जॉन कार्वर, जिन्होंने इस इंडियन फुटबॉल टीम के लिए अप्लाई किया है एज अ हेड कोच। अगर देखो इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, ये अगर स्टीवी क्लार्क के साथ काम कर रहे हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऐसे रहते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर जो होता है ना, वो अपने मैनेजर की तरह ही चलता है। अगर ये इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच बनते हैं या फिर AIFF इनके ऊपर नजर डालती है, तो भाई देखो इनकी जो फॉर्मेशन है ना, ये बैक 3 के साथ जाना पसंद करते हैं। 3-4-1-2 की फॉर्मेशन स्कॉटलैंड की टीम के अंदर हमने मोस्टली देखी है और स्टीवी क्लार्क भी इसी फॉर्मेशन को यूज करते हैं। और एज ए हाई चांसेस हैं कि अगर जॉन कार्वर इंडिया की टीम के साथ आते हैं तो हम इंडिया की टीम को एक नई फॉर्मेशन यानी 3-4-1-2 की फॉर्मेशन के साथ देख सकते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली हमने स्कॉटलैंड की टीम को देखा है 3-4-1-2 से वो 5-3-2 में कन्वर्ट हो जाती है फॉर्मेशन मैच के अंदर। तो अगर जॉन कार्वर के ऑप्शन के ऊपर हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन नज़र डालती है, अच्छे ऑप्शन है, लेकिन इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस फिलहाल इनको भी स्कॉटलैंड की टीम के साथ ही है, वो भी एज अ असिस्टेंट मैनेजर। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जॉन कार्वर के साथ आगे जाना पसंद करेगी या फिर थोड़े से और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहेंगे इनके ऑप्शन से पहले। क्योंकि भाई देखो अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूँ ना जॉन कार्वर के अलावा, अब आते हैं दूसरे कोच के ऊपर, तो भाई यहाँ पर एक और इंग्लिश कोच ट्रेवर मॉर्गन ने अप्लाई किया है इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच बनने के लिए। अब देखो भाई जो ट्रेवर मॉर्गन है ना, ये इंडियन फुटबॉल के अंदर थोड़ा जाना माना नाम है, क्योंकि ये ISL के अंदर केरला ब्लास्टर्स की टीम के साथ एज अ असिस्टेंट मैनेजर भी काम कर चुके हैं और ये आई लीग के अंदर ईस्ट बंगाल की टीम के हेड कोच भी रह चुके हैं।
इंडियन फुटबॉल से काफ़ी नाता रहा है इनका पहले भी, और इवन इनके पास एक चीज़ का एक्सपीरियंस ये है कि ऑस्ट्रेलिया की अंडर-20 और अंडर-23 टीम के साथ भी काम कर चुके हैं, जो थोड़ा सा इनके रिज्यूम, इनके सीवी में एडवांटेज ला सकता है, वो एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वाली। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि क्या ट्रेवर मॉर्गन के साथ हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जाना पसंद करेगी, क्योंकि भाई देखो, अगर मैं ट्रेवर मॉर्गन की बात करूँ ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली अटैकिंग फॉर्मेशन यानी 4-3-3 की फॉर्मेशन के साथ जाना पसंद करते हैं। ईस्ट बंगाल की टीम के लिए भी अच्छा काम किया था इन्होंने एज अ मैनेजर, केरला ब्लास्टर्स की टीम के साथ भी असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं। अभी इन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम की हेड कोच के लिए अप्लाई किया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि भैया जितने 300-350 कोचेज होंगे उनमें से इनको कहाँ तक शॉर्टलिस्ट किया जाता है और कहाँ तक इनसे बात होती है, क्योंकि ट्रेवर मॉर्गन ही नहीं है और अच्छे खासे बड़े बड़े नाम है जो भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, और अब उनके ऊपर भी नज़र डालते हैं। तो भाई अब आते हैं अगर तीसरे नंबर के कोचेस पर ना, तो यहाँ पर भाई हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ना खुद से चाह रही थी कि ISL के, हमारी इंडियन सुपर लीग के कुछ जो जाने माने कोचेज हैं ना, वो अप्लाई करें इस पोजीशन के लिए। तो अब ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि भाई हमारी इंडियन सुपर लीग के मैनेजर्स में से एंटोनियो लोपेज हबास ने, सर्जियो लोबेरा ने, ओवेन कोएल ने और इवन मैनोलो मार्केज ने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। अब इनमें से देखने वाली बात यह है कि किस किस ने एक्चुअल में अप्लाई किया है और कितनी इसमें रूमर्स हैं, क्योंकि माना ऐसा जा रहा है कि भाई एंटोनियो लोपेज हबास ने इस पोजीशन के लिए तो अप्लाई किया ही है, क्योंकि उन्होंने मोहन बगान की टेक्निकल डायरेक्टर की पोजीशन को लेने से मना किया है। तो अगर इन्होंने इस टेक्निकल डायरेक्टर की पोजीशन से मना किया है ना, तो ये कहीं ना कहीं हिंट्स दे रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट है इंडियन फुटबॉल टीम के कोच बनने में और इंडियन फुटबॉल टीम को थोड़ी सी भैया अचीवमेंट्स दिलवाने में। जितने नाम है ना, ये लोपेज हबास हो गए, सर्जियो लोबेरा हो गए, ओवेन कोएल हो गए और मैनोलो मार्केज हो गए, नो डाउट्स सब बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सबने ISL के अंदर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, इंडियन प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। बट अगर मैं यहाँ से अपनी एक पर्सनल चॉइस लेके चलूँ ना इन सब में से, तो भाई कहीं ना कहीं अगर एंटोनियो लोपेज हबास बन जाते हैं ना, तो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं वो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, क्योंकि ये अपने टैक्टिक्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स के अलावा। क्योंकि हमने मोहन बगान के अंदर देखा है कि भाई जिस तरीके से लिस्टन परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से मनवीर सिंह परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से इंडियन प्लेयर परफॉर्म करते हैं, वो बाकी सारे क्लब्स के इंडियन प्लेयर से कुछ अलग नजर आता है। और कहीं ना कहीं इनकी टेक्निकल गेम कह लो, इनकी गेम को लेकर अंडरस्टैंडिंग कह लो, जिसके अंदर हमारे इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। और वहीं अगर कंपैरिजन में मैं अगर सर्जियो लोबेरा को लेकर आऊँ, नो डाउट सर्जियो लोबेरा बहुत अच्छे कोच हैं। ISL के अंदर भाई जिस टीम के साथ गए हैं उस टीम को इन्होंने अचीवमेंट दिलवाई है, लेकिन सर्जियो लोबेरा के साथ मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये अपने कुछ 2-3 खिलाड़ी जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं, वो इनके फॉरेन खिलाड़ी, फॉर एग्जांपल मुर्तादा फॉल हो गए, अहमद जाहू हो गए, या और भी कोई ऑप्शन हो गए। तो ये 2-3 जो इनके खिलाड़ी इनके साथ रहते हैं ना, इनके अलावा मुझे ऐसा लगता है एंटोनियो लोपेज हबास में भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। इवन ओवेन कोएल भी अच्छे ऑप्शन है और मैनोलो मार्केज भी अच्छे ऑप्शन है। भाई देखो ISL के ये जाने माने कोचेज है जो अपने आप को हर बार प्रूफ करते आए हैं और कितनी बार कर चुके हैं। तो इनमें से अगर किसी के साथ भी जाएंगे तो अच्छे ऑप्शन है सब। बट अगर मैं पर्सनली यहाँ से कोई अगर ऑप्शन दो तो भाई एंटोनियो लोपेज हबास को थोड़ा सा मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। वो इसीलिए क्योंकि उनका जो गेम स्टाइल है, उनके जो टैक्टिक्स हैं, वो थोड़े हमारी इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो सकते हैं और हमारे इंडियन फुटबॉल प्लेयर उन चीज़ों को जल्दी से एडप्ट कर सकते हैं। और अब आखिरी में भैया कोच की बात करें ना, जिसका हर इंडियन फुटबॉल फैन को भैया वेट था कि इनकी तरफ से अप्लाई आना चाहिए इस पोजीशन के लिए, तो यहाँ पर भैया मैं साउथ कोरियन के टेक्टिशियन की बात करने जा रहा हूँ, पार्क हैंग-सियो, जो वियतनाम के पहले कोच रह चुके हैं। और अब रिपोर्ट्स आ रही है कि इन्होंने इंडिया की हेड कोच की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है और अपना रिज्यूम भेज दिया है, जिससे काफ़ी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस एक्साइटेड हैं। क्योंकि भैया अंकल पार्क की जो टैक्टिक्स है ना, उन्होंने वियतनाम की टीम को भाई कहाँ से कहाँ पहुँचाए हैं अपने 4-5 साल के कोचिंग करियर के अंदर। वियतनाम की टीम को एशियन जोन के अंदर, जहाँ पे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया ये सब टीमें हैं, वहाँ पर अपने कोचिंग करियर में टॉप पर रखा। वियतनाम की टीम को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 3rd राउंड में क्वालिफाई करवाया, वो भी उस टाइम पर जब फीफा वर्ल्ड कप 48 टीम की फॉर्मेट वाला था ही नहीं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इन्होंने एक्चुअल में वियतनाम के फुटबॉल में भैया ये रिवॉल्यूशन लेकर आए थे अपने कोचिंग करियर के अंदर। और इनकी यहाँ तक भी बात हुई थी
कि इनको साउथ कोरिया की हेड कोच की पोजीशन के लिए भी कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन अभी इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इंडियन फुटबॉल की टीम के लिए। हालांकि एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब ईगो स्टीमैच के साथ कोचिंग की बात चल रही थी ना उनको हेड कोच बनाने के लिए, तब भी पार्क हैंग स्यू ने अप्लाई किया था। बात चली थी अंदर ही अंदर, इतनी ज़्यादा रिवील नहीं हुई थी, लेकिन सैलरी को लेकर इशू आया था, जिसकी वजह से हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने ईगो स्टीमैच के साथ जाना पसंद किया था। वहाँ पे एक और साउथ कोरियन कोच भी थे, लेकिन उसके अलावा पार्क हैंग स्यू ने भी अप्लाई किया था, लेकिन तब इनके साथ बात नहीं बनी थी सैलरी को लेकर। अब देखते हैं, अब इन्होंने वापस अप्लाई किया है। अब जो इनकी जो सैलरी है ना, जो इन्होंने लास्ट वियतनाम की टीम के लिए ली थी, वो कुछ ईगो स्टीमैच के सैलरी के आसपास ही है, थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ईगो स्टीमैच को इतनी सैलरी दे सकते हो ना, तो ये तो फिर उनसे ज़्यादा तो डिजर्व करते ही करते हैं। और अगर इनके साथ आप जाते हो ना, तो भाई इतना मैं श्योर हूँ कि इंडियन फुटबॉल की टीम के अंदर एक टैक्टिकल चेंज लेकर आएगी, टीम की गेम प्लान में हमें बदलाव नज़र आएगा और एक्चुअल में हम इंडिया को ऊपर के लेवल पर बड़ी टीम्स के सामने अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। जो प्रोमिसेस ईगो स्टीमैच ने किए थे उन सबको पूरा ये करेंगे, लेकिन बिना प्रोमिस दिए। ये खासियत है इनकी। तो भाई अगर ऐसे में पार्क हैंग स्यू के ऑप्शन के साथ जाएंगे ना, तो नो डाउट बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं इंडियन फुटबॉल के आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो ऑल राइट गाइस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि वो कौन से कोचेज़ हैं जिनके साथ हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जा सकती हैं, और आपके कुछ ऐसे कौन से पर्सनल ऑप्शंस हैं जिनको आप चाहेंगे कि वो अप्लाई करें इस पोजीशन के लिए, या फिर उनको कोच बनाया जाए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।